नेक्स्ट जो आपको सब्जेक्ट दिया वो HACCP दिया है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन फैमिली प्लानिंग एंड एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फैमिली प्लानिंग। यहाँ पर आप डिस्कस करोगे कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, ओके और आप यहाँ पे ये भी डिस्कस करोगे कि डिफरेंट कौन से ऐसे मेथड है जब फैमिली प्लानिंग हम करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, ओके। तो यहाँ पे आप डिफरेंट मेथड देखोगे फैमिली प्लानिंग में। और नेक्स्ट आपको जो दिया है बी पार्ट, रोल क्या होता है फार्मासिस्ट का, कि हम किस तरीके से गाइडेंस दे मतलब पर्टिकुलर पर्सन को जिसको फैमिली प्लानिंग का नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे हमारा रोल आता है कि हम गाइड करें प्रॉपर्ली फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करें, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंट गाइडेंस एजुकेशन दे बहुत सारे लोगों को, तो यहाँ पे फार्मासिस्ट ये रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे फैमिली प्लानिंग में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, जिस तरह आप डिस्कस करोगे फैमिली प्लानिंग और उसके डिफरेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है व्हाट राइट द कॉज ऑफ कैंसर, एक्सप्लेन वेरियस मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कैंसर किसके वजह से होता है, ऑब्वियसली लाइफस्टाइल, ओके। लाइफस्टाइल एक मेजर कॉज है, जब लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो आपको कहीं पे भी कैंसर नहीं होगा। कैंसर इज़ नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज़, ओके। ये कम्युनिकेट नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये खुद के लाइफस्टाइल की वजह से ही डेवलप होती है कैंसर। जैसा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से डेवलपमेंट हो सकता है कैंसर का, कॉमन कॉज है। यहाँ पे वेरियस मेजर ऑफ प्रिवेंशन और कंट्रोल आपको लिखने के किस तरीके से हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं कैंसर्स को। तो यहाँ पे डिटेल में आपको प्रिवेंशन कंट्रोल के बारे में लिखना है कैंसर के। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया डिफाइन एंड क्लासीफाई द डिसइंफेक्टेंट एट द प्रोसीजर फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ फेसिस, यूरिन्स, स्पूटम्स एंड रूम्स। तो यहाँ पे आप डिसइंफेक्टेंट के बारे में लिखोगे कि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है। डिसइंफेक्टेंट जो कि हम लोग नॉन लिविंग सरफेस में हम लोग अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको लिखना है, ओके। जिसमें फेनॉल वगैरह आते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्लोरोक्रिजोल, क्रिजोल सब डिसइंफेक्टेंट के पार्ट है। जो घर पे आप फिनॉल यूज़ करते हो वो भी एक डिसइंफेक्टेंट ही है। तो यहाँ पे प्रोसीजर आपको देखना रहेगा किस तरीके से डिसइंफेक्शन कर सकते हैं हम लोग फेसेस, यूरिन, स्पूटम और रूम्स को, जो कि सराउंडेड है इन सारी चीज़ों से हैं, ठीक है। क्योंकि घर पे भी आप देखोगे कि किस यूरिन, स्पूटम, फेसेस, रूम डर्टी, मतलब रूम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना, उसको क्लीन करना, तो सारी चीज़ें प्रोसीजर में हम यूज़ करते हैं बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना है, ओके, बैक्टीरिया किस तरीके से दिखता है। देन यहाँ पे आपको आइसोलेशन भी करना है बैक्टीरिया का, किस तरीके से हम लोग बैक्टीरिया को आइसोलेट करके उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइसोलेशन करोगे आप लोग बैक्टीरिया का, तो उसका मेथड्स के बारे में आप डिस्कस करोगे कम्प्लीटली इन डिटेल अबाउट मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है व्हाट इज़ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट डिस्कस करोगे स्नेक बाइट का, बर्न्स का और हार्ट अटैक का। स्नेक बाइट हुआ तो हम कैसे टॉर्निकेट बेल्ट हमारे लेफ्ट साइड ऑफ शोल्डर पे बाइंड करते हैं, ओके, और पॉइजन को बॉडी के अंदर फैलने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ओके। हार्ट अटैक के केस में हम लोग ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन देते हैं, ओके, CPR देते हैं हार्ट अटैक के केस में। बर्न्स के केस में हम लोग वहाँ पे उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं बर्न्स की जगह पे, और वहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का इनपुट करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि हम लोग इनिशियली कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है एट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ स्प्रेड, सिम्टम्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिप्थेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस और AID, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको देखना है कि डिप्थेरिया क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टेटनस क्या होता है, AID क्या होती है, ओके। तो यहाँ पे डिप्थेरिया, जैसे हमने डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन देखा था जिसमें हमने प्रिपेयर किया था हॉर्स के वेन से डिप्थेरिया को किल करने के लिए डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। वही हमने TB भी देखा है कि TB का जो माइक्रो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है मायाबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि TB की जो बहुत सारी टैबलेट आती है जैसे कि रिफैम्पिसिन, ओके, आइसोनियाजिड। तो ये सारे जो टैबलेट्स हैं किल करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के कंडीशंस को, जहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या प्रिवेंशन में और ट्रीटमेंट में आएगी वो सारी चीज़ें। और पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि
मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं यहाँ पे वो स्प्रेड करते प्राइमरी स्टेज में और सेकेंडरी स्टेज में टारगेट करते लंग्स को। टेटनस जो होता है यहाँ पे टेटनस कोई भी लोखंड हो, ओके, कोई भी मेटल हो, यहाँ पे अगर हमको लगता है तो वहाँ पे टेटनस डेवलप होता है। सल्मोनेला टेटनाई उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे ये इन्फेक्शन डेवलप कर सकता है बॉडी के अंदर। तो वहाँ पे भी हम लोग उसका मोड ऑफ स्प्रेड देखेंगे किस तरीके से डेवलप हो रहा है, सिम्टम्स इन्फेक्शंस के रूप में दिखता है और ग्रो करता है। ओके, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन देखें। AID हम देखें कि जैसे कि HIV आपने देखा है, HIV बोलो या AID बोलो, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशिएंसी डिसऑर्डर और सिंड्रोम। तो ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि एड्स बोलते हैं इसको हम लोग। ओके, इसको कंट्रोल करने के लिए आप प्रिकॉशंस ले सकते हो चीज़ों के लिए, ओके, और कंट्रोल कर सकते हो बहुत सारे इन्फेक्शंस को। ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया हुआ है, डिफाइन प्रोटीन एंड एक्सप्लेन प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज। तो यहाँ पे प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये प्रोटीन क्या होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये प्रोटीन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इसके डिफिशियंसी डिजीज़ के बारे में लिखेंगे, जैसे क्वाशिरकोरा मैरिस में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था बायोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे भी वही सेम डिसऑर्डर है जो आपको एक्सप्लेन करना क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे कि एक्सप्लेन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया। मलेरिया का लाइफ साइकिल भी आपको लिखना है कि मॉस्किटो बाइट करने से किस तरीके से डेवलपमेंट होता है मलेरिया का, सेक्सुअल और असेक्सुअल लाइफ साइकिल उनकी होती है। ओके, और मलेरिया जो पॉजिटिव उसका ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके वजह से डेवलपमेंट होता है मलेरिया का, वो सारी चीज़ें भी हम लोग को डिस्कस करनी है। उसका कंट्रोल और प्रिवेंशन भी हम लोग को देखना है कि किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं। ओके, कंट्रोल में हम देखेंगे कि बहुत सारे मेडिकेशन आते हैं, नेचुरल मेडिसिन भी है, सिंचोना बार्क जो एक एंटी मलेरियल प्लांट है जहाँ पे हम लोग मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्टिमिसिया भी है जहाँ पे हम लोग मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पे, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड क्लासीफाई इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन, गिव द डिटेल ऑफ नेशनल इम्यूनोलॉजी शेड्यूल। ओके, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो अभी भी दिया जाता है बच्चों को। ओके, DPT का इंजेक्शन दिया जाता है, टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, तो इंडिविजुअल लेवल पे, नेशनल इम्यूनाइजेशन के लेवल पे हम लोगों ने शेड्यूल मेंटेन करके रखा है कौन से मंथ में कौन से ईयर में प्रोवाइड करना है मेडिकेशन, ऐसा वैक्सीन जहाँ पे बच्चों को इनिशियली ये सारी चीज़ें ना हो, पोलियो का डिसऑर्डर ना हो, डिप्थीरिया का ना हो, ओके, टेटनस का ना हो, तो DPT का इंजेक्शन एक साथ में ही प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आप देखोगे। ओके, इम्यूनिटी में एक्टिव और पैसिव आपने देखा था इम्यूनिटी। ओके, एक्टिव जो मैंने आपको बताया कि इनसाइड द बॉडी डेवलप होता है इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़, और आउटसाइड से जो डेवलप होता है पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन आपको लिखना और किस तरीके से इम्यूनोलॉजिकल प्रिपरेशन प्रिपेयर करते हैं हम, वो सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको दिया हुआ है, डिस्कस द कॉज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। यहाँ पे उसका कॉज देखना है किस तरीके से कॉज होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ब्लाइंडनेस। ओके, ग्लोकोमा कैन बी और डायबिटीज़ कंडीशन कैन बी क्रिएट ब्लाइंडनेस ऑल्सो। विटामिन का कमी होता है, विटामिन ए का कमी होगा तो ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो कैरेट आप प्रिवेंट कर सकते हो, कैरेट वगैरह प्रॉपर फूड डाइट, बैलेंस डाइट आप लेते हो तो यहाँ पे प्रिवेंशन कर सकते हो। या फिर बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट आते हैं जहाँ पे आप ब्लाइंडनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, वेरियस मेडिकेशंस लेके और कंट्रोल कर सकते हो ब्लाइंडनेस को। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है, राइट द सोर्स, फंक्शन एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो यहाँ पे आपको विटामिन सी का सबसे पहले मैं बता दूँ कि विटामिन सी क्या होता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड में प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसके सोर्सेस से तो आप देख सकते हो कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये सोर्सेस है विटामिन सी के। ओके, इसके फंक्शन है बॉडी के अंदर के यहाँ पे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं बहुत सारी जगह पे। ओके, और विटामिन सी का जो डिफिशियंसी होता है वो बॉडी के अंदर बहुत सारे विटामिन सी के डिफिशियंसी की वजह से, कंजम्पशन की वजह से डेवलपमेंट होता है। ओके, जो विटामिन सी का जो प्रिवेंशन आपने देखा है, फंक्शन आपने जो देखा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म पर्पज़ के लिए। यहाँ पे आप जब इसका विटामिन सी का जो डिफिशियंसी देखोगे, एक स्कर्वी करके भी है। ओके, जो कंडीशन कॉज होता है सीवियर लैक ऑफ विटामिन सी की वजह से, जो बैलेंस डाइट से मिलता नहीं है, सिट्रस फूड से मिलता नहीं है, तो स्कर्वी होने का चांसेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, राइट ए नोट ऑन ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। तो यहाँ पे ओरल डिहाइड्रेशन जो थेरेपी है वो ORS भी हम बोलते हैं, और ORS इज़ नथिंग बट जहाँ पे हम लोग बाहर से एक्वायर करते हैं इलेक्ट्रोल पाउडर को डिहाइड्रेशन के केस में।
क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। यहाँ पे आप ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर यूज़ करते हो। ओके, उसी को हम लोग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं, तो उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है, राइट ए नोट ऑन सेप्टिक टैंक। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे हम लोग वाटर का प्रिपरेशन करते हैं फिर से। ओके, तो वही आप सेप्टिक टैंक के अंदर डिस्कशन करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया बैलेंस डाइट, जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था बार बार, विटामिन्स का प्रॉपर कंजम्पशन नहीं हुआ, प्रोटीन का प्रॉपर कंजम्पशन नहीं हुआ, तो वह डाइट जो होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपको बैलेंस डाइट तब मिलेगी जब आप प्रॉपर इंटेक करते हैं फूड का बॉडी के अंदर। आप कंपोजिशन भी बताना है कि आप डेली बेसिस पे किस तरीके से बैलेंस रख सकते हो डाइट को। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है, राइट ए नोट ऑन एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी जो होता है वो एक साइंटिफिक स्टडी है। ओके, कोई भी डिजीज़ जो होता है उसको स्प्रेड और कंट्रोल होने से रोकना। ओके, एपिडेमियोलॉजी क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। तो इसका एम यही होता है कि कोई भी डिजीज़ हो रही हो तो वो स्प्रेड ना हो, उसको हम कंट्रोल कर सके प्रॉपरली। ओके, उसके ऊपर स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी, और इसका एम और आपको यूसेज भी लिखना है। 17 क्वेश्चन दिया, डिफाइनिंग क्लासीफाई विटामिन विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन हमने ऊपर बायोकेमिस्ट्री में भी देखा था। फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के। ओके, सो यहाँ पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, विटामिन सी जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करना क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया, गिव कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फिलारिसिस, कोलेरा, वुफिंग कफ, चिकन पॉक्स, लेप्रोसी, टेटनस। तो यहाँ पे फिलारिसिस जो दिया है, फिलारिसिस नथिंग बट ट्रॉपिकल पैरासाइट डिजीज़ है जो कि लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स को अटैक करता है। ओके, वही जब कोलेरा देखोगे तो बहुत सारे ख़राब पानी के साथ डेवलपमेंट होता है कोलेरा का। वुफिंग कफ डेंजरस कफ है। ओके, जो कि एजेड लोगों को, बहुत लोगों को होता है जब किसी भी तरीके का डिसऑर्डर होता है इन द लंग्स। ओके, फिर चिकन पॉक्स भी डेवलप होता है। यहाँ पे कोई भी एक जो कि वेरुसुला जूस्टर वायरस बोलते हैं। ओके, VZV भी बोलते हैं इसको, वेरुसुला जूस्टर वायरस, जिसके वजह से चिकन पॉक्स डेवलपमेंट होता है। लेप्रोसी भी एक डिसऑर्डर है जो मायाबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होते हैं। ओके, टेटनस सल्मोनेला टेटनाई की वजह से, सल्मोनेला टेटनाई की वजह से होता है। टीबी मायाबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। डिप्थीरिया मायाबैक्टीरियम डिप्थीरियम की वजह से होता है। ओके, तो ये थे जिनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको लिखने। फिलारिसिस, वुचेरिया, निमाटोड्स वगैरह जो होते हैं। ओके, वुचेरिया हम बैंक्रॉफ्ट की करके भी एक पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से फिलारिसिस डेवलप होता है। कोलेरा, वुफिंग कफ, चिकन पॉक्स, लेप्रोसी, टेटनस, टीबी, डिप्थीरिया के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको लिखने, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको दिया है, डिफाइनिंग क्लासीफाई फूड और न्यूट्रिटिव वैल्यू। न्यूट्रिशन वैल्यू के बेसिस पर आपको क्लासीफाई करना है फूड को, कि फूड में किस तरीके से न्यूट्रिशन आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आप न्यूट्रास्यूटिकल्स में देखते हो किस तरीके से फूड में आपको बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन मिलते हैं जहाँ पे आपको एनर्जीज प्रोवाइड होती है। ओके, जहाँ पे आपको एनर्जीज में से आप देखते हो कि किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं आपके टिश्यूज़। ओके, तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन के बारे में आपको लिखना है क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है, राइट ए नोट ऑन क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। जब हम क्लोरिनेशन ऑफ वाटर करते हैं, जैसे कि वाटर फॉर इंजेक्शन में हम कर रहे थे डिक्लोरिनेटेड। ओके, और कई जगह पे हम लोग क्लोरिनेशन ऑफ वाटर भी करवाते हैं जहाँ पे क्लोरीन का रिक्वायरमेंट होता है वाटर के अंदर। और यहाँ पे जब क्लोरिनेशन कम्प्लीटली कराते हैं, वाटर को क्लीन कराते हैं क्लोरिनेशन से, तो वहाँ पे बैक्टीरिया फ्री हो जाता है कम्प्लीटली वाटर। तो यहाँ पे हम लोग किलिंग पर्पज़ के लिए वाटर में क्लोरीन ऐड करते हैं। ओके, कोई भी किल पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस है जो कि हम लोग अचीव करते हैं सेफ लेवल ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे हम क्लोरीन को ऐड करते हैं इन द वाटर। तो ये था आपका नोट ऑन क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, इसके बारे में आप डिस्कस करोगे इन डिटेल अबाउट ऑल टॉप 20 क्वेश्चंस HECP जो हमने आप भी डिस्कस किए। ये सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड सिलेबस के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।